हाय गाइस, दिस इज़ सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र न्यूज़ की और जो कुछ भी चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं चेल्सी से। अभी चेल्सी ने 12 से 14 प्लेयर ऑफलोड कर लिया है इस ट्रांसफ़र विंडो में। वो एक अस्टॉनिशिंग फीट है क्योंकि एक दो प्लेयर्स को ऑफलोड करने में ही बहुत टाइम निकल जाता है, पर चेल्सी ने अभी इतने होलसेल चेंजेस किए हैं ना स्क्वाड में, वो बहुत ही लाजवाब है। टॉड बोली और एल बगदादी की जो नेगोशिएशन स्किल्स है वो मानी ही पड़ेगी। उन्होंने जो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में जो रायता फैलाया था वो सभी उन्होंने अभी क्लियर कर लिया है, और जो पोचेटिनो को जो एक स्लिम एंड ट्रिम स्क्वाड चाहिए था वो अभी वो बनने के कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। और अभी चेल्सी की लिंकअप आ रही है मॉन्टेपेलियर के स्ट्राइकर एलिये वाही की। वो उसको एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मानते हैं। वो उनको फ्यूचर में जाके वो चेल्सी के टीम में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। वो इसलिए इस साल उसको मॉन्टेपेलियर से खरीद के स्ट्रासबुर्ग में 1 साल लोन देना चाहते हैं, और वो दूसरे साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे कि एलिये वाही को अपने टीम में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। कैसेडो की डील जो है अभी ब्राइटन अपने 100 मिलियन आस्किंग प्राइस से कम नहीं आ रहा है, तो चेल्सी उसी के नेगोशिएशन स्टेज में है। चेल्सी ने अभी उनको 75 मिलियन का ऑफर किया है, पर ब्राइटन अभी भी 100 मिलियन के प्राइस पे ही अड़े हैं। अगर शायद ब्राइटन कोई 5-10 मिलियन यानी 90 मिलियन 85-90 मिलियन तक आ जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि टॉड बोली और एल बगदादी वो उतनी चिंता नहीं करेंगे। अगर 10-15 मिलियन रहेंगे तो भी वो बिड मार के कैसेडो को ले लेंगे, क्योंकि चेल्सी का जो अभी मेन अभी स्ट्राइकिंग में जो तो निकोलस जैक्सन आ गए, और अभी जो कुछ भी उनको चाहिए था वो सभी उनके पास है। एनकुंकू भी है, निकोलस जैक्सन है, और अभी तो सीजर कैसेडे और एंड्रे सैंटोस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं मिडफील्ड में। तो उनको बस अभी एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, एक नंबर 6 चाहिए अभी। तो कैसेडो उस रोल में बहुत परफेक्टली फिट होते हैं। तो अगर उनको कैसेडो भी मिल जाए तो वो स्क्वाड लगभग एक कंप्लीट स्क्वाड बन जाएगा। तो शायद वो कैसेडो के लिए ऑल आउट जाएंगे, पर वो उतना भी ये नहीं है कि वो ब्राइटन को 100 मिलियन ही दे दें। तो थोड़ा कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं कि कैसे ब्राइटन अभी 100 मिलियन से 90 मिलियन तक आ जाए। अगर वो 90 मिलियन तक आएंगे तो उसको खरीद लेगी। और कैलम हडसन ओडोई को फुलहम सी थ्रू कर रही है। वो अभी 7 से 10 मिलियन का बिड देने की सोच रहे हैं अभी। मेरे हिसाब से अगर हडसन ओडोई चेल्सी जाना चाहते हैं तो मिनिमम चेल्सी उसको एक 15 से 20 मिलियन तक फीस डिमांड करेगी, और एक फ्यूचर बायबैक क्लॉज हो या तो सेलॉन क्लॉज हो, जिसे लिवरामेंटो के डील में रखा गया था, वैसा कुछ रखने का सोचेगी। एक सेंट्रल स्ट्राइकर के लिए ढूंढ रही हैं। वो पहले वो व्लाहोविच में इंटरेस्टेड थी, पर क्या पता नहीं, वो जब ही से PSG उस डील में घुस गई तो उन्होंने रास्मस हॉयलैंड उस पर वो थोड़ा अपने नज़र टिकाए बैठे हैं। पर हॉयलैंड जो है वो भी अभी एक 19 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर है। उन्होंने पिछले सीज़न ही अटलांटा में खेल के कुछ 9 गोल मारे थे अपने एक 20-25 अपीयरेंसेस में। अटलांटा वो अराउंड 75 मिलियन तक उसकी आस्किंग प्राइस है, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है अभी 55 मिलियन प्लस एड ऑन्स देने की सोच रही है। तो 55 मिलियन फॉर अ striker who is still 19 years old and who has not yet scored goals in double digits, यानी उस पिछले सीजन उन्होंने सिर्फ 9 गोल स्कोर किए थे। तो वो एक रिस्की ऑप्शन है, पर फिर भी जो है टेन हाग जो है वो उसको मोल्ड कर सकते हैं। रास्मस हॉयलैंड जो है उनकी जो लिंकअप प्ले है उनकी, उसको देख के टेन हाग जो है उसमें इंटरेस्टेड है। और बात आती है अभी एंड्री ओनाना के डील, तो अब उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अभी उनकी जो गोल कीपिंग की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई एंड्रे ओनाना के आते हुए। अभी हम आते हैं मैनचेस्टर के दूसरे क्लब में, मैनचेस्टर सिटी में। वो इंटरेस्टेड है जॉस्को ग्वार्डियोला। उन्होंने तो पर्सनल टर्म्स भी अग्री कर लिए हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ, पर अभी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ रही है कि वो मैनचेस्टर सिटी लिप्सिक से पर्सनल टर्म्स एड ऑन्स में अग्री नहीं कर पा रही है। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ या तो कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो डील तो है ना थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर अभी वो डील 99% तो वो डील अभी डन ही है, पर सिर्फ 1% कुछ हिकअप्स हैं। वो अगर क्लियर हो जाए तो
जॉस्को ग्वार्डियोल अभी मैनचेस्टर सिटी आ सकते हैं। तो अभी सऊदी लीग चली गए हैं, तो देखना है कि अभी बर्नार्डो सिल्वा का भी थोड़ा लिंकअप चल रहा है कि वो क्या PSG जाएंगे या बार्सिलोना जाएंगे। और मारेज दोनों छोड़ के चले जाते हैं मैनचेस्टर सिटी को, तो राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड में वो किसको लेंगे या तो वो किस प्लेयर को टारगेट करेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इस सीज़न के पहले ही AC मिलान ने अपने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर सैंड्रो टोनाली को न्यूकासल में बेच दिया। इसलिए बेचा उन्होंने क्योंकि वो क्लब एक बहुत ही फाइनेंशियल टर्मोइल में चल रहा था और जो प्लेयर्स उनको खरीदने थे इस सीज़न के लिए उनके पास उतने फंड्स नहीं थे। और वो इस सीज़न इतना लाजवाब काम कर रहे हैं ना, देखने लायक है, क्योंकि उन्होंने रूबेन लॉफ्टस चीक को ले गए और क्रिश्चियन पुलिसिच आ गए अभी, और तो और नोआ ओकाफोर आ रहे हैं अभी RB साल्जबर्ग से। वो बहुत ही एक अच्छे फॉरवर्ड हैं, एक यंग डायनामिक फॉरवर्ड हैं वो नोआ ओकाफोर। और विलेरियल के जो राइट विंगर हैं सैमुअल चुक्वेज़े, उनको भी वो लेके आ रहे हैं। सिर्फ वो मेरे हिसाब से दोनों को मिला के शायद वो 42 मिलियन रहेगा कंबाइंड डील में, यानी इस डे एंड एज में सिर्फ नोआ ओकाफोर को 20 मिलियन और सैमू चुक्वेज़े को 22 मिलियन दे के लिए आना, ये एक बहुत ही एक अच्छी डील है। और जो कोई भी AC मिलान में वो डीलिंग्स कर रहा है या तो ट्रांसफ़र पॉलिसी ले डाउन कर रहा है, उनको हेड्स ऑफ देना चाहिए। और सैमू चुक्वेज़े के डील कंफर्म होने के बाद उन्होंने डाइची कमाडा को फ्रैंकफर्ट से लिया था उन्होंने फ्री ट्रांसफ़र में। अभी वो फिर से फ्री ट्रांसफ़र हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो यूरोपियन पॉलिसी थी, यानी मिनिमम स्लॉट्स रहती हैं सीरिया के रूल्स के हिसाब से, तो अभी वो सारे स्पॉट्स फिल हो गए हैं। अगर वो डाइची कमाडा को रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ AC मिलान प्लेयर, तो उनको कोई और यूरोपियन प्लेयर को, यानी जो इटली से नहीं है, जो इटालियन नेशनल नहीं है, उसको उनको निकाल के डाइची कमाडा को रजिस्टर करना पड़ेगा। ट्रांसफर विंडो की बात हो और किलियन एम्बापे की नाम ना लिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। जब से एम्बापे ने 360 डिग्री टर्न लिया है और उन्होंने जो अगले साल जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल था उसको साइन करने से मना कर दिया है, तब से PSG ने उनको ट्रांसफ़र लिस्ट में बिठा दिया गया है और वो ऑफ़र सुनने के लिए तैयार है। पर बात यहाँ पे आती है कि क्या किलियन उस बिड को, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एम्बापे जो है वो सिर्फ रियल मैड्रिड ही जाना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं साइन करना चाहते कि वो अगले साल ही जाना चाहते हैं रियल मैड्रिड, और वो भी फ्री। पैसों के हिसाब से या तो फाइनेंशियल एंगल देख के किलियन एम्बापे ये गेम खेल रहे हैं, पर अभी देखना पड़ेगा। और अगर हम PSG की ओर से देखें तो उन्होंने एम्बापे को लिया, उस प्लेयर को डेवलप किया और उस प्लेयर को एक ऐसा स्टेज दिया, उनको अपने टीम में एक सेंट्रल फिगर बनाया। जब भी नेमार और मेसी थे तो उन्होंने ज़्यादा फोकस अपना किलियन एम्बापे पे लगाया। उनकी जो पिछले साल की जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसको देख के ही लग जाता है कि वो एम्बापे को एक सेंट्रल फिगर मानते थे कि स्टार पावर को लेके वो उसको खोना नहीं चाहते थे। अल हिलाल ने भी एक बिड मारा है एम्बापे के लिए। बात ये चल रही है कि वो PSG ने जब भी नेमार को बार्सिलोना से लिया था 220 मिलियन लेके देके, तो उससे कहीं ज़्यादा अल हिलाल ने बिड मारा है। और अल हिलाल की एक अच्छी बात यह है एम्बापे के लिए कि वो सिर्फ एम्बापे को 1 साल रुकना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में। वो इसलिए क्योंकि वो उससे अगर 1 साल के लिए एम्बापे सऊदी चले जाते हैं तो उनकी जो स्टार पावर है, उनकी जो लीग की जो लेवल है, वो सभी उठ जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बापे बोथ प्लेइंग इन सऊदीज, और जो कोई भी उन्होंने एलिट प्लेयर्स उठाए हैं यूरोप से इस ट्रांसफर सीजन में, वो सभी उस लीग की जो फुटबॉलिंग एबिलिटी है, वो फुटबॉलिंग लेवल है, वो उठा देगी। तो इसलिए वो एम्बापे को 1 साल के लिए लाना चाहती है, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम जानते हैं एम्बापे हैज़ रियल मैड्रिड इन हिज हार्ट एंड ही डज नॉट वांट टू गो एनीवेयर एल्स अदर देन रियल मैड्रिड। एम्बापे की तरह ही विल्फ्रेड ज़ाहा भी हर ट्रांसफर विंडो में किसी ना किसी इंग्लिश क्लब के साथ लिंकअप होते थे। पहले वो चेल्सी थे, बाद में वो टॉटनहैम हो गया, और आर्सेनल से तो वो लास्ट 2 विंडो से ही लिंकअप होती जा रही है। पर अभी ज़ाहा ने जो है वो उन्होंने गैलाटासरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उनकी जो मूव है वो गैलाटासरे से कंफर्म हो गई है। फाइनली अभी चैंपियंस लीग खेल सकते हैं।
ज़हा एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, वो एक अच्छे विंगर थे, एक हार्ड वर्किंग विंगर। तो अभी उनको चैंपियंस लीग खेलने को मिलेगा, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है उनके लिए। सभी टीम्स जो है अपने प्लेयर्स को बेचने को या तो प्लेयर्स खरीदने के लिए बहुत ही भागम भाग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, पर न्यूकासल जो है वो बैकग्राउंड में किसी को भी भनक नहीं पड़ने दे रहे हैं, पर वो अपनी ट्रांसफर विंडो इतनी अच्छी तरीके से वो कंप्लीट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही एक लाजवाब है। क्योंकि उन्होंने सैंड्रो टोनाली को ले लिया। मेरे हिसाब से तो वो इटली के वन ऑफ द बेस्ट नंबर 6 प्लेयर्स थे वो, और सैंड्रो टोनाली को कन्विंस करना कि वो एसी मिलान छोड़ के इटली छोड़ के इंग्लिश लीग में आना, इंग्लिश प्रीमियर लीग में आना, इंग्लैंड में होकर सेटल होना, वो बहुत ही एक लाजवाब बात है। हालांकि ये भी है कि एसी मिलान की थोड़ी सी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, तो उनको बेचना ही था। एसी मिलान को इस ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स खरीदने थे, तो उनको पहले प्लेयर्स बेचने भी थे, तो इसका फायदा उठाया इस न्यूकासल ने। पिछले विंडो उन्होंने स्वेन बोटमैन, ब्रूनो गुइमारेस, अलेक्जेंडर आइजैक और एंथोनी गॉर्डन, ऐसे उन्होंने वो धीरे धीरे जो है वो टीम की जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, और इस विंडो में भी वो बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देख ले तो अभी हार्वी बार्न्स जो है लेस्टर से, उनको भी उन्होंने साइन कर लिया है, और एक सेंटर बैक पे भी वो ध्यान दे रहे हैं। पर वो इस सीजन अगर न्यूकासल एक और अच्छा प्लेयर, अच्छा सेंटर बैक ले लेता है स्वेन बोटमैन से पार्टनर करने के लिए, तो ये टीम बहुत ही अच्छी बनेगी। और उनकी जो अगले साल जो वो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, तो उसमें न्यूकासल को देखना बहुत ही एक मज़ेदार और एक शानदार बात रहेगी। न्यूकासल की तरह एस्टन विला भी अपने इस ट्रांसफर विंडो में उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को खरीदा है। चाहे यूरी टिलमन्स हो गए लेस्टर सिटी से, वहाँ से तो वो एक ऐसे प्रीमियर लीग प्रोवन प्लेयर, प्रीमियर लीग उनका इतना एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का, उस प्लेयर को उन्होंने फ्री में ले लिया लेस्टर सिटी से। और अभी उनकी बात हो रही है मूसा डियाबी से, वो बहुत ही एक अच्छे सॉलिड प्लेयर हैं। वो राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड खेलते हैं, राइट मिडफील्ड भी खेलते हैं, राइट विंगर भी खेलते हैं। बायर लेवरकुसन से उन्होंने सिर्फ 35 मिलियन में ही खरीद लिया है मूसा डियाबी को। 35 मिलियन फॉर मूसा डियाबी, हु इज सच ए यंग एक्सप्लोसिव एंड फाइन टैलेंट। उन्होंने सऊदी से भी ऑफर आया था मूसा डियाबी को, पर मूसा डियाबी ने उसको भी रिजेक्ट कर लिया और एस्टन विला चुन लिया। तो ये दिखाता है कि प्रीमियर लीग का पुल कितना है। अगर सऊदी उतना पैसा दे के आपको बुला रहे, पर फिर भी आप प्रीमियर लीग में जाना चाहते हैं, तो ये बात प्रीमियर लीग की पुल पे भी फोकस डालती है। और मूसा डियाबी की जो कैरेक्टर है वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छे लीग में खेल सकता हूँ, एक अच्छे लीग में मैं, जैसे उन्होंने अभी बुंडेसलीगा में अपना नाम बनाया है एक टॉप टैलेंट करके, वो अपना नाम यहाँ इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाता है, उनकी जो डिज़ायर है वो दिखाता है। और उन्होंने एस्टन विला ने तो पाउ टोरेस को भी ले लिया है, वो भी लगभग 35-40 मिलियन यूरोज में ही। पाउ टोरेस भी एक बहुत ही अच्छे स्पेनिश डिफेंस, एक लेफ्ट सेंटर बैक हैं और लेफ्ट फुटेड भी हैं। तो उनाई एमरी की जो स्ट्रेटजी है ये ट्रांसफर विंडो में, वो बहुत ही एक हेड्स ऑफ कहना चाहूँगा मैं। इस सीज़न लिवरपूल जो है वो अपनी मिडफील्ड को पूरी रिफ्रेश करने वाली थी, तो इसलिए उन्होंने सोबोस्लाई को ले लिया, मैकलिस्टर को ले लिया, और वो अभी एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर को भी देख रहे थे कि वो क्या रोमियो लाविया होंगे या अमराबात होंगे। जॉर्डन हेंडरसन की डील हो गई है अल इत्तेफाक से। वहाँ पे स्टीवन जेरार्ड जो थे वो जानते हैं कि कैसे जॉर्डन हेंडरसन अगर उनकी टीम में आते हैं तो क्या लेके आते हैं, वो किस तरह के प्लेयर हैं, वो कैसे फिट होंगे। तो ये सभी बात होती है, क्योंकि जॉर्डन हेंडरसन को अभी जो उनकी लिवरपूल की सैलरी थी उससे 3 गुना 4 गुना सैलरी उनकी बढ़ गई है। वो लगभग मेरे हिसाब से अराउंड 700,000 पर वीक की कॉन्ट्रैक्ट है उनका, और लिवरपूल को भी 12 मिलियन मिल रहे हैं जॉर्डन हेंडरसन के। पर इन सब में लिवरपूल की ये है कि उन्होंने टारगेट्स डिसाइड नहीं की। उनकी मेन सोच ये थी कि वो अभी हेंडरसन को रखेंगे, फैबिन्यो को भी रखेंगे, और जो नए प्लेयर्स हैं वो इन सीनियर प्लेयर्स से जल हो जाएंगे, और फिर वो मिडफील्ड को
शिफ्ट करेंगे, एक नई मिडफील्ड लाएंगे। पर अभी वो जो उनकी जो थिंकिंग थी, वो उनकी जो प्लान्स थी, वो उनको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि फेबिन्यो की भी बात चल रही है। एक 40 मिलियन डील एक होने की वो कगार पे ही है। अगर वो भी डील हो जाता है तो उनकी दोनों के दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर नंबर 6 जो है वो चले जाएंगे। तो उनको मिनिमम मेरे हिसाब से एक 2 प्लेयर तो लाना पड़ेगा। अमराबात हो गए और रोमियो लाविया, वो भी एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंशन में है। काइसेडो की डील में तो लिवरपूल की कुछ बात नहीं है, क्योंकि सभी टीम्स अभी जानती है, इवन बायर्न म्यूनिख भी जानती है कि काइसेडो ने चेल्सी से बात कर लिया है। उनकी जो पर्सनल टर्म्स है वो चेल्सी से अग्री हो चुकी हैं अभी। तो अभी देखना है कि वो रोमियो लाविया हो गए या अमराबात हो गए, इन दोनों को छोड़ के और कौन से प्लेयर को टारगेट करेंगे। तो ये थी इस हफ्ते की ट्रांसफ़र न्यूज़, और हम ऐसे ही फुटबॉल पे वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्लीज़ अपने चैनल पे बने रहिएगा। तो तब तक के लिए दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।